दोस्तों, शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां हर गली हर नुक्कड़ पे कोई न कोई सुपर पावर वाला घूम रहा होता है। कुछ लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं और बनते हैं सच्चे हीरो। वहीं कुछ लोग इन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे और बुरे मकसद के लिए। इस बीच बच्चे टीवी पर अपने फेवरेट हीरोज को देखकर सपना देखते हैं कि एक दिन वो भी उन्हीं की तरफ बनेंगे और उन्हीं बच्चों में से एक है हमारा नन्हा हीरो, जिसका नाम होता है जॉनी बोल्ट। जब जॉनी टीवी पर अपने पसंदीदा सुपर हीरो यूटोपियन का शो देख रहा होता है, तभी उसकी मम्मी, जिसकी शक्ल से ज्यादा उनकी हरकतें बदबू मारती है, आके टीवी बंद कर देती है। अब जॉनी की जिंदगी कुछ ज्यादा ही ट्रबल्ड है, क्योंकि उसकी सिंगल मॉम खुद को बहुत ही ज्यादा फेमिनिस्ट समझती है, लेकिन रात को हर बार नया मेहमान लेकर आती है और उसके साथ लुका छिपी खेलती है, और वो भी जान पहचान के लोग नहीं बल्कि अजनबी टाइप के। जॉनी अपने रूम में चला जाता है और खुद को समझाता है कि एक दिन वो सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा और अपनी ही दुनिया बनाएगा। खुद को डाइवर्ट करने के लिए वो फिर से अपनी कॉमिक बुक पढ़ने लगता है, वहीं यूटोपियन वाला। लेकिन उसकी किस्मत में 2 मिनट की भी शांति नहीं लिखी। तभी उसकी मम्मी वापस आती है और लाइट बंद करती है और बोलती है, सो जा, वरना फिर से तूने मेरी रात खराब कर दी तो अच्छा नहीं होगा। पर जैसे ही दरवाजा बंद होता है, लाइट अपने आप जल जाती है। अब दोस्तों, उसकी मम्मी का पारा हाई हो जाता है और तीसरी बार ऐसा होता है तो वो आके सीधा वायलेंस मोड में चली जाती है और जॉनी को डांटना शुरू कर देती है। अब बेचारा जॉनी सफाई देता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तभी गुस्से और इमोशंस के चलते उसके कमरे की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है और फिर धमाके की आवाज आती है और सारा लाइट सिस्टम फेल हो जाता है। अब बेचारी उसकी मम्मी तो सोचती है कि शायद फ्यूज उड़ गया है और फिर से ऑर्डर देती है कि सो जा, लेकिन जॉनी को सब कुछ अजीब सा लग रहा होता है। उसके अंदर एक अलग से बिजली दौड़ रही होती है। तभी वो अपनी टॉय कार को देखता है और बोलता है ऑन, और अगले ही पल कार की लाइट जल जाती है और उसके बाद वो बोलता है ऑफ और लाइट तभी बंद हो जाती है। अब दोस्तों, जॉनी खुद ही हक्का बक्का रह जाता है और 2-3 बार और ट्राई करता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास अब कोई सुपर पावर है। अब खुशी से झूमता हुआ जॉनी बाहर की स्ट्रीट लाइट से खेलने लगता है और फिर पूरे मोहल्ले की बिजली खराब कर देता है और पूरी सिटी की लाइट्स उड़ा देता है। यहाँ तक कि जब उसकी मम्मी नीचे टीवी देख रही होती है और पीछे से कोई रूम सर्विस देने आया होता है, उसी वक्त टीवी फटाक से उड़ जाता है। अब अगली सुबह जॉनी साइकिल लेकर स्कूल जाता है और मिलता है अपने बेस्ट फ्रेंड टॉम से। अब जॉनी को यहाँ पे थोड़ा शो ऑफ करना होता है और इसके लिए वो डायरेक्ट ट्रैफिक में घुस जाता है, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स को अपने पावर से कंट्रोल करता है और निकल जाता है आराम से। टॉम तो पीछे से देखते ही रह जाता है, अभी ये क्या था। तभी दोस्तों, जॉनी की नजरें अपने पुराने दुश्मन पर जाती है, जिसका नाम देव होता है और वह एक पॉपुलर बुली है और उसके साथ होता है उसका बूम बॉक्स। अब जॉनी उसके पास से यूं ही निकलता है, पर टॉम बोलता है छोड़ना यार, लेकिन नहीं, जॉनी ठान चुका होता है कि वह उससे बदला लेकर रहेगा और अगले ही सेकंड में उसका बूम बॉक्स धड़ाम से उड़ जाता है। अब टॉम बोलता है चलो अच्छा हुआ, वैसे भी कोई आजकल बूम बॉक्स कहाँ लाता है स्कूल में। तभी दोस्तों, लंच टाइम हो जाता है और ये टॉम की सबसे फेवरेट एक्टिविटी है और वही जॉनी उसे पूरी कहानी सुनाता है। अब टॉम ये सुनकर उछलने लगता है, अरे तुझे तो सुपर पावर मिल गया है और तू तो एक हीरो बन गया है भाई। अब जॉनी उससे कहता है, यार जब मैं कुछ सोचता हूँ और कुछ चाहता हूँ तो लगता है कि मेरे अंदर बिजली दौड़ती है। टॉम बोलता है, अरे ये तो वही है, ये ताकत उन्हीं लोगों की तरह है जो उस रहस्यमयी आइलैंड पर गए थे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है जॉनी बोल्ट की असली कहानी। एक ऐसा सफर जो उसे हीरो बना सकता था, पर शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जहाज पर बैठे वो बच्चे जो पहले सुपर हीरोज के वारिस थे, उनमें भी शक्तियाँ थी और इसका मतलब सीधा है कि जॉनी बोल्ट के नसों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है। पर जॉनी को तो पता है कि ये पावर्स उसे अपनी माँ से तो नहीं मिले, तो साफ है कि ये उसे अपने पिता से ही मिले होंगे। वही पिता जो एक दिन दूध लेने गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अब इसके बाद टॉम उसे पहली सुपर हीरो टीम की एक फेमस तस्वीर दिखाता है और कहता है कि एक दिन वो भी ऐसी तस्वीर खिंचवाकर किसी मैगजीन के कवर पर आएंगे। और दोस्तों, तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऑरेंज बालों वाली एक लड़की की, जिसका नाम होता है जेनिस, और ये लड़की को जॉनी सालों से पसंद करता है। अब जेनिस जब कॉमिक्स देखती है तो वो कहती है कि उसने कभी फ्लेयर को देखा था
और काश वो फिर से किसी हीरो से मिल पाती। अब बेचारा जॉनी का दिल तो क्या कुछ और भी जाग जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर बुली देव आ टपकता है और जेनिस को कहता है इन फ्रिक्स से दूर रहो। अब स्कूल के बाद जॉनी और टॉम आर्केड जाते हैं और वहाँ जॉनी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके मशीन को हैक कर देता है और वो अब अनलिमिटेड गेम्स खेल सकता है। वहीं टॉम कहता है कि जॉनी चाहे तो यूटोपियन यूनियन ऑफ जस्टिस का हिस्सा भी बन सकता है और असली हीरोज के साथ लड़ सकता है। अब दोस्तों जॉनी को भी लगता है कि शायद यही उसकी किस्मत है और काफी सोचने के बाद वो अपना हीरो नाम रखता है इलेक्ट्रो बॉय। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, देव अपने गैंग के साथ वहाँ आकर जॉनी को सबके सामने जलील करता है और वहाँ पे जेनिस भी होती है और दोस्तों जेनिस भी हंस देती है और ये बात जॉनी को अंदर तक तोड़ देती है। अब बेचारा जॉनी घर जाकर अपनी माँ से पूछता है कि उसका असली बाप कौन है, लेकिन मम्मी उसी वक्त टीवी रिपेयर मैन को समझा रही होती है, इसलिए जॉनी को रूम में भेज देती है। अब जॉनी अपने रूम में सुपर हीरो सूट डिजाइन करने बैठ जाता है और अगले दिन लंच में टॉम को दिखाता है, पर टॉम तो सीधा बोल देता है भाई ये तो कचरा है। असल में दोस्तों टॉम खुद सुपर हीरो का दीवाना होता है, तो वो कहता है यार तू रहने दे, मैं खुद डिजाइन करूंगा ये सूट। अब आर्केड में वो जॉनी को अपना डिजाइन दिखाता है और जॉनी तो बेचारा खुशी से झूम उठता है। फिर घर आकर जॉनी कई सारे आउटफिट्स ट्राई करता है और आखिरकार जब परफेक्ट लुक मिलता है तो वो अपने शर्ट पर लोगो भी सिल देता है और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रो बॉय तैयार है। अब दोस्तों कुछ दिनों में टॉम एक मेंटर की तरह बन जाता है, भले ही जॉनी का पंचिंग बैग भी वही है। टॉम कहता है चल अब तेरे अंदर की स्पिरिट जगाते हैं और उसे ले जाता है बंद आर्केड में। अब दोस्तों जॉनी बिजली के बॉक्स पर हाथ रखता है, लेकिन वो ओवरचार्ज हो जाता है और वो साइन बोर्ड वहीं पे उड़ जाता है। फिर दोस्तों टॉम चाहता है कि जॉनी उड़ने की कोशिश करे, क्योंकि असली हीरोज तो उड़ते हैं। अब जॉनी उड़ता तो है, लेकिन नीचे कैसे आना है उसे पता नहीं होता। और दोस्तों अगले दिन वो मोहल्ले में कोई मुसीबत ढूंढते हैं ताकि जॉनी डेब्यू कर सके, लेकिन कुछ खास नहीं होता। तो वो डिसाइड करते हैं कि डेब्यू तो होगा, लेकिन लोकल स्विमिंग पूल में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है और सब लोग वहीं पर होंगे। अब दोस्तों स्कूल के बाद इलेक्ट्रो बॉय सूट पहनकर रेडी होता है और टॉम अपने हाथों में कैमरा लिए होता है। अब दोस्तों जॉनी हवा में उड़ता है, पर कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा बिगड़ता है, लेकिन फिर वो उसे ठीक कर लेता है। अब सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। जॉनी ऊंचाई से सबको देखकर बोलता है हेलो एवरीवन, मैं इलेक्ट्रो बॉय हूँ और आज से मैं इस मोहल्ले को सुरक्षित रखूंगा। और बच्चे यहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं और ये सब जेनिस भी देख रही होती है। तभी जॉनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी देव पहचान लेता है कि अरे ये तो जॉनी बोल्ट है। अब यहाँ पर उसका सारा ध्यान बिखरने लगता है। देव और उसके दोस्त उसे चिल्ला चिल्लाकर चिढ़ाने लगते हैं, अरे ये तो वही लूजर है, इसे देखो तो कितने बेकार कपड़े पहने हुए इसने। और तभी इलेक्ट्रिक बॉय यानी जॉनी दबाव में आकर अपना कंट्रोल खो देता है और वो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और तभी एक बिजली का झटका पानी में लगता है और पूरा स्विमिंग पूल करंट से झुलस जाता है और सारे मासूम लोग वहीं पर मर जाते हैं। और दोस्तों जॉनी का सपना यहीं पर चकनाचूर हो जाता है। सब लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं, पर जॉनी वहाँ पे शॉक्ड होता है, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी अब अंदर से टूट चुका होता है और इसके बाद वो गुस्से में आकर पास के एटीएम में बिजली डालता है, पर $50 बाहर गिरते हैं और फिर से वो जानबूझकर दोबारा से ये ट्राई करता है, क्योंकि अब उसे पता है कि हीरो तो वो कभी बन नहीं पाएगा, तो वो अब बनेगा सुपर क्रोक। करीब 2 दशक बाद हमें जॉनी दिखता है सुपरमैक्स प्रिजन में, एक ऐसी जेल जहाँ सिर्फ सुपर विलेन को रखा जाता है। 8 महीने की सजा पूरा करने के बाद जॉनी को छोड़ा जाता है और गार्ड उसकी पावर ब्लॉक करने वाली जैकेट खोलते हैं और जॉनी एक नया जीवन शुरू करने का वादा करता है। तभी रास्ते में उसकी नजर जेल में हो रही एक सजावट पे पड़ती है। गार्ड उसे बताता है कि आज एक खास पार्टी होने वाली है। एक गिफ्ट जेल स्टाफ और कैदियों के लिए भेजा है खुद क्रिस्टोफर मैट्स ने, जिसे दुनिया जानती है द बास्टर्ड नाम से। वो एक ऐसा सुपर विलेन है जिसकी ताकत है किसी का भी सिर दूर बैठे ही फाड़ देना और उसकी नजरों में कोई आया तो उसकी बैंड बजनी तय है। अब दोस्तों जैसे ही जॉनी बाहर आता है, उसकी गर्लफ्रेंड केसी उसे लेने आई होती है। अब घर पहुंचते ही जॉनी का मूड रोमांटिक होता है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में जाते हैं, उसके सारे दोस्त वहाँ पार्टी करने के लिए बैठे होते हैं और सब उसे गले लगाते हैं, क्योंकि करीब 1 साल से उसका इंतजार जो किया है। उधर दूसरी तरफ जेल में
में पार्टी शुरू होती है और द बास्टर्ड खुद उस पार्टी को होस्ट कर रहा है। तभी एक लड़की जो अजीब से हेयर कट में है उसे डैनी नाम के एक शख्स की याद दिलाती है जिसने मैट्स को धोखा दिया था। बदले में मैट्स ने डैनी के करीबी हर इंसान को मार डाला और डैनी को पागलपन की हालत में छोड़ दिया। क्रिस्टोफर मैट्स यानी द बास्टर्ड एक लेजेंडरी विलन है और सभी उसे बहुत ही खतरनाक, निर्दयी और साइकोलॉजिकल इंसेन मानते हैं। वो जिस किसी से भी नाराज होता है वो बच नहीं पाता। उसके ज्यादातर क्राइम्स को आज तक उससे जोड़ा ही नहीं जा सका और अब वो है एक सुपर विलेन दुनिया का बॉस। अब दोस्तों, जॉनी के घर में पार्टी अभी भी जोरों से चल रही थी। तभी उसके दोस्तों ने उसे एक धांसू हिस्ट प्लान में शामिल करने का ऑफर दिया जिसे वो जॉनी की गैर मौजूदगी में प्लान कर रहे थे। प्लान ये था कि वो चारों सिर्फ 10 मिनट में 10 ज्वेलरी शॉप को लूटेंगे, क्योंकि सारी दुकानों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी और डाउनटाउन में आमतौर पर कोई भी सुपर हीरो नहीं दिखता, इसलिए रिस्क बहुत ही कम था। अब जॉनी को प्लान सुनते ही जोश आ गया और उसने फौरन हाँ कर दी। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड कैसी, जो ये सब सुन रही थी, वो नाराज हो गई। असल में कैसी एक कैफे में काम करती है और वो चाहती है कि अब जॉनी इस विलेन वाली जिंदगी से बाहर निकलकर एक सीधा साधा जिंदगी जिए। लेकिन जॉनी को किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं। अब कैसी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माइंड कंट्रोल ताकत से सारे दोस्तों को घर से बाहर निकाल देती है ताकि जॉनी के साथ अकेले में बात कर सके। अब दोस्तों, यहाँ पे दोनों अकेले होते हैं तो बेशक दोनों के कपड़े उतरने तो तय है और यहाँ पे वो दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ सुपरमैक्स जेल में मिस्टर मैट्स यानी द बास्टर्ड को सलाम कमांडर आकर रिपोर्ट देता है कि जेल में हुई पार्टी प्लान के मुताबिक ही है। उधर जॉनी अब भी हिस्ट को लेकर उलझन में होता है और कैसी से बात करता है। कैसी उसे बताती है कि ये प्लान असल में नेटवर्क का था और दोस्तों, नेटवर्क एक बहुत ही खतरनाक विलेन सिंडिकेट है और जो उनके हिस्से से कट मारे वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। अब दोस्तों, जॉनी मान जाता है और कहता है कि वो हिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगली ही सुबह वो पूरी तैयारी के साथ लास्ट ज्वेलरी शॉप को लूटने पहुंच चुके होते हैं। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन एक महंगी चीज देखकर उनका लालच बढ़ जाता है और जैसे ही वो उसे उठाते हैं अलार्म बजने लगता है और पुलिस को खबर हो जाती है और वो सभी लोग तुरंत भागते हैं। लेकिन एक गंजा पुलिस ऑफिसर जो सुपर विलेन से नफरत करता है वो पागल हो जाता है और उनका पीछा शुरू कर देता है। जॉनी अपनी इलेक्ट्रिक पावर से पुलिस कार्स को चकमा दे देता है, लेकिन जैसे ही उनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है उनका साथी ट्रांसमिट सबको टेलीपोर्ट कर देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब कैसे न्यूज में देखती है कि जॉनी फिर से हीरो बनने की बजाय चोर बन गया है और उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। इसके बाद जॉनी फिर से अपने साथी फ्रॉस्ट बाइट की मदद से बर्फ का ट्रेल बनाता है जिससे पुलिस की गाड़ियाँ स्लिप कर जाती है और भागते भागते उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और तभी वहाँ पर आता है एक सुपर हीरो जिसका नाम होता है मैन माउंटेन। जॉनी उसे बिजली से झटका देता है लेकिन वो ज्यादा असर नहीं करता। फिर सब मिलकर उसे मारते हैं और किस्मत नाम का उनका साथी अपनी बैड लक पावर से उसे हिला कर रख देता है। वो अपनी पावर से एक प्लेन गिराता है और तभी वहाँ पर एक केमिकल फटता है और वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, तभी वहाँ पर एक दूसरा सुपर हीरो आता है जिसका नाम होता है रबर बॉल और ये हीरो फोटो खिंचवाते हुए भी क्रिमिनल्स को ठोक देता है। असल में रबर बॉल इतना तेज होता है कि जॉनी की बिजली भी उसे छू नहीं पाती और पीछा करते करते वो ट्रांसमिट की बाइक गिरा देता है और पूरा शहर तहस नहस कर देता है। इसके बाद फ्रॉस्ट बाइट फिर से बर्फ के खंभे बनाकर रबर बॉल को फ्रीज करता है और जॉनी उसे करंट देकर उसका हाल बेहाल कर देता है और इसके बाद किस्मत उसके पैर भी तोड़ देता है। दोस्तों, ये विलन असल में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से भागने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर आता है प्रिक्टोरियन और ये यूनियन ऑफ जस्टिस का सबसे बड़ा हीरो होता है, मतलब कि एवेंजर्स का पागल वर्जन। और दोस्तों, उसके पास 200 से भी ज्यादा पावर्स होते हैं, कुछ तो उसे खुद भी नहीं पता। अब वो आते ही खुद की ढेरों क्लोन बना लेता है और कहता है सरेंडर करो। तभी जॉनी और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिक्टोरियन के पास अनगिनत पावर्स होते हैं। प्रिक्टोरियन के 4 क्लोन से बुरी तरह पिटने के बाद अब जॉनी ही आखिरी बचा हुआ होता
होता है, लेकिन हार मानने से पहले जॉनी प्रेक्टोरियन को चैलेंज करता है। अरे 4 बंदों से एक पर हमला, यही है तेरी हीरोपंती। अब दोस्तों प्रेक्टोरियन को ये बात दिल पर लग जाती है और वो सभी क्लोन को हटा देता है और अब लड़ाई होती है 1 वर्सेस 1। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। प्रेक्टोरियन अचानक ही जॉनी को जाने देता है, उसके जुर्मों को अनदेखा करते हुए, और उसे सिर्फ एक चेतावनी देकर वो उड़ जाता है। जॉनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही कैसे वहाँ पहुँचती है और चिल्लाकर कहती है जल्दी कार में बैठो। तभी जॉनी को एहसास होता है कि प्रेक्टोरियन की दया असल में कैसी का माइंड कंट्रोल की ताकत का ही कमाल था। इसके बाद जॉनी के दोस्त कैसी की इस पावर को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कैसी बताती है कि ये सब सिर्फ किस्मत थी, क्योंकि प्रेक्टोरियन की पावर्स रोज बदलती रहती है और किसी को भी ये नहीं पता होता कि अगला दिन उसे कौन सी ताकत देगा। फिर कैसी उसे डांटती है कि इतनी बड़ी रिस्क वाली हिस्ट करना कितना बेवकूफी भरा फैसला था, मगर डांट किसी के कान में नहीं घुसी, सब अपनी लूटी हुई चीजों में खो जाते हैं। दूसरी तरफ यूनियन ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर में प्रेक्टोरियन बैठकर सोच रहा था कि यार मैंने उसे जाने क्यों दिया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये क्यों हुआ। तभी दोस्तों यहाँ पे सीन कट होता है और कैसी जॉनी के जख्मों की देखभाल कर रही होती है और वो गुस्से में कहती है यार बहुत हुआ, मैं इस तरह और जी नहीं सकती। और इसके बाद वो वार्निंग देती है कि अगर जॉनी अपनी जिंदगी में ऐसे ही रिस्क लेता रहा तो वो उसे छोड़ देगी, और वो जॉनी पे भड़कती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला था, और फिर वो उसे सलाह देती है सुन एक आखिरी बड़ा काम कर और फिर तू रिटायर हो जा, उसी में हम जिंदगी भर अपनी जरूरत पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों कैसी बताती है कि वो खुद कैफे में काम करती है और MBA की पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसे भरोसा है आगे जाकर सब सही होगा। जॉनी पूछता है इतना बड़ा काम मिलेगा भी क्या, तू हिट को नहीं जानता? हिट यानी कारमाइन, एक पुराना मशहूर क्रिमिनल जिसने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन बैंक और दुकानें लूटकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। और दोस्तों हिट केसी का टीचर भी रह चुका था। अब हिट एक बड़ा काम करने के लिए टीम बना रहा है। एक विदेशी क्लाइंट के कहने पर उन्हें एक चुराई गई चीज वापस लानी है और उसे एक मशीन के बदले मिलेंगे $50 मिलियन। जॉनी मान जाता है और अगले दिन वो दोनों शिकागो पहुंचते हैं हिट से मिलने। हिट अब एक ड्राई क्लीनर चलाता है ताकि आम लोगों जैसा लगे। वो जॉनी को जानता है और उसकी बिजली वाली ताकत के बारे में पहले से सब कुछ पता होता है। चलते चलते जॉनी देखता है कि दीवारों पर पुराने गैजेट्स टंगे हैं, वही गैजेट्स जिनसे हिट गेट्स को जलाकर अंदर घुसता था। जॉनी को पता चलता है कि हिट के पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो सिर्फ गैजेट से इतना बड़ा नाम बन गया था। और दीवारों पर अखबारों की कटिंग्स भी लगी थी जिसमें थी हिट की गिरफ्तार होने की खबरें। जॉनी बोलता है तू तो फेक निकला, लेकिन हिट हंसकर कहता है मेरे नाम का डर ही मेरा हथियार था। इसके बाद हिट उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है जहां बाकी टीम पहले से मौजूद होती है। उनमें से एक मेंबर घोस्ट कहता है ये काम इतना रिस्की है कि नेटवर्क भी नहीं करता, और जॉनी को कहता है तू परफेक्ट नोबडी है इस मिशन के लिए। तभी दोस्तों जॉनी को ये बात चुभती है और वो गुस्से में आकर अपनी पावर दिखा देता है जिससे पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। तभी घोस्ट भी अपनी ताकत दिखाता है और वो किसी भी चीज के आर पार निकल सकता है। कारमाइन सबको बताता है कि मिशन 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा टीके मैककेबे नाम के मेंबर को सुपरमैक्स जेल ट्रांसपोर्ट से छुड़ाना। असल में टीके को सुपर हीरो ग्लैडिएटर ने पकड़ा था। अब जॉनी यहाँ पे टेंशन में होता है कि फ्लोरिडा जाकर मिशन करना महंगा होगा, लेकिन हिट बताता है कि क्लाइंट सभी खर्च उठाएगा और नेटवर्क भी अभी हाइटस पर है, क्योंकि मैट्स अपना नेटवर्क सलामेंडर को दे रहा है, यानी अभी कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अब अगले दिन हिट और जॉनी एक फ्लाइट कंपनी में जाते हैं। वहाँ वो एक चाल चलते हैं और एक छोटे प्लेन से एक बड़ा प्लेन हाईजैक कर लेते हैं और उसमें अंदर घोस्ट पहले से ही मौजूद होता है और डीजल ब्रदर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हिट और जॉनी प्लेन उड़ाते हैं। तभी रास्ते में सुपरमैक्स प्लेन के ऊपर पहुँचते हैं और यहाँ पर प्लान बी शुरू होता है, जो कि था कम्युनिकेशन ब्लॉक और प्लेन पर अटैक। अब यहाँ पर सैमी नाम का डीजल ब्रदर खुद को प्रोपेलर पर फेंक देता है, जबकि रोडी ग्लैडिएटर से भिड़ जाता है, पर उसका जबड़ा वहीं पर उखड़ जाती है। अब घोस्ट प्लेन में घुसकर लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। तभी कारमाइन कहता है प्लान सी, पर किसी को भी ये प्लान पता नहीं होता। तभी जॉनी अपना आखिरी दाव खेलता है और टीके का लॉक डीएक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर प्लेन गिरने लगता है, लेकिन टीके अपनी ताकत से उसे रोक देता है। तभी अब सब जश्न मनाने लगते हैं और टीके गार्ड्स को बाहर फेंक देता है। इसके बाद कारमाइन सभी को बधाई देता है, यानी जॉनी, कैसी
कैसी टीके, घोस्ट और डीजल ब्रदर्स को। लेकिन फिर वो कहता है अब अगला हिस्सा सबसे खतरनाक होगा, हमें एक और मेंबर्स चाहिए। कल तय करना है कि कौन साथ देगा, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो वो संभाल लेगा। अब जैसे ही जॉनी पूछता है कि उनका अगला टारगेट कौन है, तो कारमाइन सबको एक डायरेक्शन में इशारा करता है और उसी पल कैसी समझ जाती है कि कारमाइन उन्हें यूनियन ऑफ जस्टिस में सेंध लगाने के लिए ले जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर सभी विलेन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ये तो खुदकुशी करने जैसा है। अब डीजल ब्रदर्स और टीके वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन कारमाइन उन्हें रोकते हुए कहता है ब्रेन वेव जो हीरोज में से एक है वो दिमाग पढ़ सकता है और वो यहीं आसपास हो सकता है। अगर वो हमारे प्लान के बारे में जान गया तो 1 मिनट से कम में भी उसी वक्त वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब घोस्ट गुस्से में कारमाइन का सिर पकड़ता है, जबकि टीके अपनी सोच को क्लियर करने की कोशिश करता है। तभी कैसी कारमाइन से कहती है कि अब बस करो, जो कहना है साफ साफ कहो। तभी कारमाइन बताता है कि ब्रेन वेव इस वक्त बीजिंग में होगा, यानी वो सुरक्षित है। जॉनी टीके से कहता है कि कारमाइन को उस आदमी से संपर्क नहीं हो पाया जिससे अगला प्लान समझाना था, इसलिए अब वह उन्हें सब कुछ खुद समझाएगा। अब दोनों पुरानी यादें ताजा करते हैं जब वे सुपरमैक्स जेल में थे। एक गार्ड ने एक विलेन को मार डाला था और जॉनी ने ताली बजाकर सभी को गार्ड पर शर्मिंदा किया था और वो दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि सुपरमैक्स फिर कभी नहीं जाना। अब कारमाइन और डीजल ब्रदर्स फिर से अंदर आते हैं और कहते हैं हम रेडी हैं। कारमाइन कैसी से कहता है कि इस बार काम पूरा हुआ तो हर किसी को $50 मिलियन मिलेंगे और सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन घोस्ट पूछता है असली प्लान क्या है। कारमाइन बताता है कि उन्हें काउंट आर्लॉक का हेलमेट चुराना है, एक लेजेंडरी विलन जो रोमानिया से था और वही इस मिशन का स्पॉन्सर है। वो हेलमेट उसकी पावर्स को डबल कर देता है। अब दोस्तों घोस्ट मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो हेलमेट वो छुएगा नहीं। अब कैसी पूछती है कि सुपर हीरो से लड़ाई कैसे होगी, यही सबसे अहम बात है। कारमाइन कहता है मैंने सब कुछ सोच रखा है। अब जॉनी को प्लान समझ में आता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी चोरी करने की हिम्मत तो नेटवर्क की भी नहीं थी। कारमाइन कहता है अगर वो तेजी से काम करे तो नेटवर्क से पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जॉनी कैसी से कहता है कि वो पूरी तरह से इस मिशन में है, लेकिन कैसी अब भी झिझक रही होती है और वो कहती है आखिरी मेंबर कौन है। तभी कारमाइन कॉल करता है फोरकास्ट को। असल में वे वेदर को कंट्रोल कर सकता है और फोरकास्ट कहता है मैं रेडी हूँ और उसकी ताकत देखकर कैसी भी अब मिशन में शामिल होने को राजी हो जाती है। प्लाजा होटल में जॉनी और कैसी चेक इन करते हैं। जॉनी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन कैसी यहाँ पे सैड होती है। वो कहती है कि उनका होटल रजिस्ट्रेशन फेक शादीशुदा कपल के तौर पर है, लेकिन जॉनी कहता है कि कल के बाद सब सच हो सकता है क्योंकि ये मिशन सब कुछ बदल देगा। अब दोनों बियर पीकर सेलिब्रेट करते हैं और वादा करते हैं कि अगर ये काम हो गया तो वे क्राइम की दुनिया को छोड़ देंगे। तभी रात में फोन आता है और कारमाइन कहता है अबे सो जा, इतनी रात में क्या कर रहा है, और हाँ सुन पैग वोग मत लगाइयो। लेकिन जॉनी फोन काट देता है। तभी यूनियन ऑफ जस्टिस के बाहर जॉनी, डीजल ब्रदर्स, कारमाइन, घोस्ट और कैसी एक हॉट डॉग ट्रक में छुपे होते हैं। सैमी शिकायत करता है कि रोडी मदद नहीं कर रहा, जबकि रोडी सोलिटेयर खेल रहा होता है। अब घोस्ट कैसी से कहता है अगर मैं तुम्हें मरता दिखूं तो अपने पावर से मुझे कोई खूबसूरत चीज दिखा देना। कैसी कहती है ठीक है। तभी जॉनी कहता है मुझे किसी झूठी फैंटेसी की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो आखिरी सांस तक तुम्हें देखना ही काफी है। अब जॉनी यूनियन ऑफ जस्टिस को देखता है और कहता है कि वो बचपन से यहाँ आना चाहता था। अब जैसे ही हीरोज इमारत से बाहर निकलते हैं, टीम एक्टिव हो जाती है और कारमाइन कहता है कि उन्हें सिक्योरिटी हटानी होगी और सर्विलेंस फुटेज मिटानी होगी, जो कि ये काम कैसी करेगी। अब पूरी टीम हेलमेट की खोज में लग जाती है। अब जॉनी और कैसी को वो वाइन सेलर वाला फेल मिशन याद आता है। तभी उन्हें हेलमेट मिलता है और वो खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेक्टोरियन लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आता है और काउंट और लॉक का हेलमेट हवा में तैरता देख चौंक जाता है। वो सोचता है कि शायद ये उसका कोई भ्रम है। अब घोस्ट को देख वह आग से हमला करता है, जिससे हेलमेट टूट जाता है। अब यहाँ पे विलन शौक में रह जाते हैं। प्रेक्टोरियन कहता है अबे बेवकूफ हो क्या, असली चीज कभी यहाँ डिस्प्ले पे थोड़ी रखेंगे। और तभी वो बताता है कि असली हेलमेट और सारे पावरफुल आइटम्स एक अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में रखे गए हैं और अभी वो सब कैसी की पावर से इनविजिबल है। अब कारमाइन जोर से चिल्लाता है। तभी
घोस्ट तुरंत जमीन के अंदर चला जाता है। अब प्रेक्टोरियन उन पर कॉलम्स फेंकने लगता है। उसे लग रहा होता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, जैसे सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। वह कैसी को मारता है और सारे विलन उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। पर तभी वो जॉनी को देखता है और कहता है कि उसे लगता है कि उसने इसे पहले भी कहीं देखा है। अब जॉनी यहाँ पर झूठ बोलता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, और वो शिकायत करता है कि तुम ही हो जो हमें पकड़ने आ गए। अब प्रेक्टोरियन उनके पूरे प्लान को समझ जाता है और कहता है कि अब वह सबका अंत करेगा। वो कैसी पर पानी का हमला करता है, लेकिन जॉनी उसे बचा लेता है। तभी कारमाइन चिल्लाता है भागो यहाँ से, और वो कैसी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी प्रेक्टोरियन एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनके पीछे फेंकता है, जबकि जॉनी चिल्लाता है कि कारमाइन बाकी सबको बचाकर ले जाए। और इसके बाद डीजल ब्रदर्स चिल्लाते हैं और वो कहते हैं अरे इसके पास तो इतनी सारी पावर्स है कि इसे खुद भी नहीं पता। तभी प्रेक्टोरियन अपना अगला सुपर पावर दिखाता है, जो कि होता है लेजर वाली आंखें। और फिर इसके बाद उसने इधर उधर लेजर चलाकर कई सारे बेकसूर लोगों को मार डाला। और गाइस यहाँ पर पूरा सीन एकदम से एवेंजर्स लेवल डिस्ट्रक्शन जैसा हो गया। तभी आर और सैमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि सैमी ने उसकी आंखों में उंगली तक घुसेड़ दी। लेकिन प्रेक्टोरियन की ताकत का क्या कहना, उसने सैमी की उंगली ही चकनाचूर कर दी और फिर उसकी बाह मरोड़कर उसे जॉनी की तरफ फेंक दिया। अब जॉनी ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन प्रेक्टोरियन ने उस पर भी अटैक कर दिया। तभी कारमाइन और कैसी उसे छुपा देते हैं और मलबे के नीचे से जॉनी किसी तरह बाहर आता है। और वही घोस्ट भी कंफ्यूज खड़ा होता है, क्योंकि प्रेक्टोरियन अभी भी जॉनी के पीछे पड़ा हुआ होता है। और दोस्तों इसी भाग दौड़ में काउंट और लॉक का असली हेलमेट मिल जाता है और जॉनी प्रेक्टोरियन से कहता है अरे तू इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, ये तेरी खुद की ही बिल्डिंग है। लेकिन दोस्तों प्रेक्टोरियन को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मैं तो कभी इजी मोड में जाता ही नहीं। अब फिर वो दो हाथों में आग के गोले बना लेता है और कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जा। पर दोस्तों जॉनी ने अपनी चालाकी से बिल्डिंग के फायर स्प्रिंकलर्स ऑन कर देता है और प्रेक्टोरियन का सारा जोश यहाँ पर ठंडा हो जाता है। अब घोस्ट और जॉनी फिर से मिलते हैं। ऊपर से कारमाइन भी चिल्लाता है घोस्ट अपना हेलमेट पहन और जादुई शब्द बोल। लेकिन घोस्ट मना कर देता है, क्योंकि उसने सुना था कि ये हेलमेट एक श्रापित हेलमेट है। पर थोड़ी बहस के बाद घोस्ट मान जाता है और हेलमेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा वर्ड लिखा होता है और ये वही मैरी पॉपिंस वाला वर्ड होता है। अब घोस्ट वो वर्ड बोलता है और हेलमेट पहन लेता है। फिर कहता है मुझे कहीं दूर और सुरक्षित ले चलो। और अगले ही पल टीके, फोरकास्ट और बाकी सब प्रेक्टोरियन की आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। अब गाइज अब सब लोग पहुंच जाते हैं ब्लैक रॉक रोमानिया में। तभी कैसी कहती है बहुत नजदीक था ये, लेकिन कम से कम हम सब जिंदा तो हैं। अब सब खुश होते हैं कि आखिरकार मिशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन तभी वहाँ पर एक बटलर आता है और कहता है अरे आराम से रहिए आप लोग, और आप सभी सिंडिकेट के मेंबर बनने वाले हैं। क्या सिंडिकेट? तभी कैसी को याद आता है कि उसने इसका नाम पहले कभी सुना है। पर तभी कारमाइन बताता है कि ये सिंडिकेट बहुत पहले बना था। द हिट, काउंट और लॉक और द बास्टर्ड ने मिलकर ये सिंडिकेट बनाया था। पर बाद में सब ने एक दूसरे को धोखा दे दिया और द बास्टर्ड ने अपना एक नया ग्रुप बना लिया, जो कि था द नेटवर्क। और अब कैसल एक क्लब और फिल्म स्टूडियो बन चुका था। तभी कैसी नहाने जाती है और तभी कोई उसकी जासूसी कर रहा होता है। और जब वो बाहर आती है तो सब पहले ही नशे में चूर पड़े होते हैं। पर तभी डोरबेल बजती है और डीजल ब्रदर सोचते हैं कि शायद पिज्जा आया हुआ है। पर दोस्तों जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, प्रेक्टोरियन फटाक से घुसता है और रोडी को मुक्का मारकर वहीं पर गिरा देता है। और तभी वो अपने बॉस को बुलाता है और वो होता है द बास्टर्ड, द हेड ऑफ द नेटवर्क। अब दोस्तों द बास्टर्ड कहता है अरे तुम सब सोच रहे थे कि मुझे बेवकूफ बना लोगे, और ये रिवील करता है कि प्रेक्टोरियन कभी हीरो था ही नहीं, बल्कि वो एक डबल एजेंट था। अब बास्टर्ड कहता है कि ये सारी हरकतें अब सुधारी जाएंगी। और प्रेक्टोरियन बताता है कि उन्हें कैसे पता चला कि सब कहाँ छिपे थे। और तभी प्रेक्टोरियन बताता है कि कारमाइन ने चिल्लाया था द रॉक। और फिर इसके बाद द बास्टर्ड कहता है अब सिर्फ 30% नहीं, सब कुछ चाहिए, और धोखा देने की कीमत अब खून से तुम्हें चुकानी होगी। और दोस्तों इतना कहते ही वो बटलर का सिर धड़ से उड़ा देता है। पर तभी कैसल में एंट्री होती है काउंट और लॉक की, और वो कहता है सरप्राइज, मैं अब तक अटारी में छिपा था। और दोस्तों जैसे वो घूमता है पीछे से द बास्टर्ड उसका सर भी उड़ा देता है। अब दोस्तों द बास्टर्ड और प्रेक्टोरियन सारा पैसा लेकर निकल जाते हैं। प्रेक्टोरियन जाते जाते धमकी देता है जो हुआ किसी को बताया तो जान से जाओगे। अब जॉनी टीवी ऑन करता है और न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि प्रेक्टोरियन ने हेलमेट रिकवर कर लिया है। और फिर टीके,
डीजल ब्रदर्स और कारमाइन दुखी हैं। घोस्ट कहता है अब हेलमेट का क्या फायदा जब ऑरलॉक ही नहीं रहा। तभी टीके गुस्से में कहता है यार हमारी टीम ही बेकार थी। पर जॉनी कहता है कुछ बेकार से कार नहीं थी, कम से कम हमने तुम्हें बचाया। और इसके बाद टीके वहाँ से जाने लगता है पर सैमी उस पर कुल्हाड़ी फेंक देता है। बदले में टीके भी उसी तरह जवाब देता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं पर तभी फोरकास्ट बारिश करवा देता है ताकि झगड़ा रुक सके। तभी दोस्तों बार में बगल में बारटेंडर कहता है कारमाइन तो अब तो बूढ़ा हो चुका है। पर जॉनी कहता है हीस्ट प्लान से भी बेहतर होना था, हीट का सबसे बड़ा कारनामा। लेकिन बारटेंडर कहता है पियो और पैसा भरो। उसके बाद जॉनी एटीएम से पैसा निकालता है और अगले दिन जॉनी सेव कर रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो अगले ही पल किडनैप हो जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो एक कार में होता है। साथ ही में फ्रॉस्ट बाइट, ट्रांसमिट और किस्मत आते हैं और कहते हैं तेरी आखिरी सिंगल रात है, चल बैचलर पार्टी करते हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि सब एक स्ट्रिप क्लब से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि सबके सब विलन होते हैं। अब दोस्तों उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता तो जॉनी एक एटीएम हैक कर लेता है जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी फ्रॉस्ट बाइट पूछता है सुन एक आखिरी बड़ा काम करेगा कैसी के लिए। लेकिन दोस्तों जॉनी यहाँ पर मना कर देता है। लेकिन किस्मत कहता है अरे यार प्यार से शादी होती है लेकिन प्यार की मौत पैसों से ही होती है। और दोस्तों इसके बाद ट्रांसमिट सूट लाता है और सब एक बड़ी गाड़ी में निकलते हैं और जॉनी सारे एटीएम को हैक करता है और ट्रांसमिट उन्हें लूटता है। तभी जॉनी कहता है सुनो मुझे एक बुक स्टोर ले चलो, कैसी को कुछ गिफ्ट देना है। एमबीए की महंगी किताबें गायब है और पुलिस पहुंचती है क्राइम सीन पर। जॉनी एक सिग्नल भेजता है फ्रॉस्ट बाइट और कैसी को। तभी एमआईटी में भगदड़ मच जाती है। प्रेक्टोरियन भी पुलिस वालों के साथ जुड़ता है और पूछता है विलन कहाँ है। पुलिस वाले बताते हैं ट्रेन में। बस फिर सब पहुँचते हैं स्टेशन पर। अब प्रेक्टोरियन ट्रेन में चढ़ता है और वहीं पर छिपे होते हैं सारे के सारे विलन। तभी जॉनी भागने लगता है और प्रेक्टोरियन का फोकस उसके बाकी साथियों से हटकर अब सिर्फ जॉनी पर टिक जाता है। जॉनी सोचता है यार मैं तो बच गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने ग्लैडिएटर खड़ा होता है और बिना कुछ कहे धड़ाम से एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर धड़ देता है और फिर जॉनी को फिर से पकड़ लिया जाता है और सुपरमैक्स जेल में डाल दिया जाता है। सेलमेट कहता है अरे छोड़ यार ये सब, आजा शतरंज खेलते हैं। अब दोस्तों जॉनी यहाँ पर सैड होता है क्योंकि उसे कोई भी फोन कॉल करने नहीं दिया जाता है। तभी हमें 5 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैसी एक डाइनर में काम कर रही होती है। तभी अंदर आता है जॉनी और वो भी सूट बूट में। अब कैसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बिना देखे कहती है कुछ सुनना नहीं है मुझे, तू यहाँ से बाहर निकल। अब जॉनी यहाँ पर माफी मांगने लगता है यार मैंने हमारी शादी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी इसलिए चोरी की थी। लेकिन कैसी को उसकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। तभी जॉनी हैरान होकर पूछता है तू एमबीए कर रही थी ना, इतनी होशियार थी तू। कैसी कहती है एमबीए से निकाल दिया, प्रोफेसर ने छेड़ने की कोशिश की, फिर मैंने एक घुसा मारा और सीधा मुझे बाहर निकाल दिया। हमेशा कम नंबर आते थे और विलन बनने के बाद भी टीम के बिना कुछ नहीं कर पाई, इसलिए तू जा निकल यहाँ से। तभी धड़ाम से कारमाइन वहाँ पर गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है यार मुझे बचाओ, पर जॉनी वहाँ पर डायरी पढ़ रहा होता है जिसमें उसने इलेक्ट्रो बॉय बनने और यूनियन ऑफ जस्टिस में शामिल होने का सपना लिखा होता है। अब कारमाइन यहाँ पर थका हुआ सो जाता है और कैसी यहाँ पर सेट होती है और उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि इसने सैलमेंडर कैसीनो को स्लैम करने की कोशिश की। अब यहाँ पर जॉनी परेशान होता है यार हम $100 मिलियन कहाँ से लाएंगे, वरना कारमाइन तो मारा जाएगा। तभी कैसी कहती है इसे देश से बाहर ले चलते हैं। पर तभी जॉनी बताता है कि सुपरमैक्स में उसने एक प्लान सुना था, लेकिन कैसी को उसकी कोई भी बात नहीं सुननी और वो कहती है यार तू निकल यहाँ से। फिर जॉनी सोचता है यार कारमाइन तो ऐसा नहीं था। फिर वो इलेक्ट्रिक बॉय की बातें पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लगता है। तभी आगे हम देखते हैं कि जॉनी और कारमाइन पहुँचते हैं घोस्ट के पास। घोस्ट कहता है यार कारमाइन की हर जॉब तबाही लाती है, मैं नहीं आ रहा यार। तभी कारमाइन कहता है यार इस बार जॉनी का आइडिया है ये। घोस्ट कहता है यार अब तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, सीधा साधा जीवन जी रहा हूँ। पर तभी जॉनी रिएक्ट करता है यार कारमाइन के लिए एक बार बस। तभी घोस्ट मान जाता है ठीक है, कम से कम उसे देश से बाहर भेज दूंगा मैं। आगे हम टीके को देखते हैं। टीके अपने वर्क प्लेस पर ट्रक अनलोड कर रहा होता है और वो बेचारा थक जाता है, इसलिए वो अपनी पावर यूज करने के लिए सोचता है। लेकिन तभी उसका बॉस भड़क जाता है तू अपनी पावर यूज नहीं कर सकता। तभी टीके कहता है अगर टाइम से घर नहीं पहुंचा तो यार मेरी वाइफ की नौकरी चली जाएगी, प्लीज समझो। बॉस कहता है सब वापस रख, दोबारा बिना पावर यूज किए अनलोड कर। और तभी वहाँ पर जॉनी की एंट्री होती है यार तू
नए जॉब का हकदार है यार, छोड़ ये सब। तभी टीके कहता है यार अब मैं ट्रबल से दूर रहना चाहता हूँ। तभी हम फोरकास्ट को देखते हैं जो जानबूझकर बारिश करवा रहा होता है ताकि लोग उसे छाता खरीद सके, पर जॉनी समझ जाता है कि ये बारिश नकली है और वो कहता है अरे मुझे सब पता है, तू ही ये सब करवा रहा है ना। अब फोरकास्ट यहाँ पर हंसता है और धीरे धीरे साथ देने लगता है। आगे हम डीजल ब्रदर्स को देखते हैं जो केज फाइट में लगे होते हैं। तभी जॉनी और कार्बाइन सोचते हैं यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन सैमी और रोडी फाइट जीत जाते हैं। तभी जॉनी समझ जाता है कि जरूर ये इन्हीं की चाल होगी। जॉनी, कार्बाइन, टीके, फोरकास्ट, घोस्ट और डीजल ब्रदर्स अब सारे एक साथ होते हैं। तभी जॉनी कहता है अब असली खेल दिखाने का समय आ गया। तभी कैसी आती है और कहती है तेरा प्लान इस बार काम करना चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और फिर जॉनी शराब पीते हुए बोलता है टारगेट जल्दी पता चल जाएगा। अब कार्बाइन उठता है और जैसे ही कैसी टारगेट की बात करती है जॉनी कहता है अरे देखो तो कौन आया है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है ग्लैडिएटर की। अब जॉनी मुस्कुराकर कहता है अरे तू ड्रेस डिसाइड नहीं कर पाया डेट के लिए। ग्लैडिएटर पूछता है क्या मतलब। जॉनी कहता है तू टाइट सूट में ज्यादा हैंडसम लगता है। अब दोस्तों जॉनी यहाँ पर संठिया जाता है और वो ग्लैडिएटर को धमकाते हुए कहता है सुपरमैक्स जेल में रहते हुए मैंने सबके राज पता लगा लिए थे, यहाँ तक कि तू अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा था। और दोस्तों ये सुनकर ग्लैडिएटर का खून खौल जाता है, लेकिन जॉनी उसे एक इंटीमेट फोटो लीक करने की धमकी देता है जिससे ग्लैडिएटर को मजबूरी में रुकना पड़ता है। अब ग्लैडिएटर पूछता है आखिर उसे क्या चाहिए। तभी जॉनी बोलता है एक हिस्ट प्लान में मदद। अब ग्लैडिएटर और ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन जब जॉनी बताता है कि हिस्ट जापान के साउथ में एक ऐसे आइलैंड पे है जहाँ न यूनियन ऑफ जस्टिस का रूल चलता है और न ही नेटवर्क का, और तभी ये मामला थोड़ा सा यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है। तभी जॉनी कहता है वहाँ बास्टर रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है और वो एक ओपन कैसीनो चला रहा है और साथ में है प्रिक्टोरियन। और दोस्तों ये सुनते ही ग्लैडिएटर की आंखों में पुरानी दुश्मनी की चिंगारी जल उठती है और जॉनी कहता है कि अगर ग्लैडिएटर चाहे तो अपना हिस्सा किसी LGBTQ चैरिटी में डोनेट कर दे, और साथ ही वो फोटो डिलीट करने का भी वादा करता है। और फिर इसके बाद पूरी टीम जुट जाती है। टीके, कार्बाइन, डीजल ब्रदर्स, घोस्ट, फोरकास्ट, कैसी और आखिर में ग्लैडिएटर। अब जॉनी सबको समझाता है कि उस आइलैंड पर सिर्फ एक एयरपोर्ट है, मतलब सिक्योरिटी टाइट रहेगी। तभी कैसी कहती है उसकी पावर लिमिटेड है, वो 2-3 लोगों को ही गायब कर सकती है। अब प्लेन से उतरने के बाद घोस्ट अलग रास्ते से निकलता है। जॉनी और कैसी एक सूटकेस खोलते हैं जिसमें डीजल ब्रदर्स छुपे होते हैं। और दोस्तों बाकी लोग यहाँ पर फेरी से आएंगे और फेरी से कूदकर आइलैंड में एंट्री करेंगे। तभी ग्लैडिएटर बटरफ्लाई स्टाइल में समुद्र में तैरकर पहुँचता है। अब सभी हॉट स्प्रिंग में आराम करते हैं। कैसी डिस्गाइज पहनती है ताकि उसे कोई देख न सके। जॉनी कहता है कि उसे देखने का हक है, लेकिन कैसी उसे झाड़ देती है। अब यहाँ पर घोस्ट चुपचाप होता है, उसे डर है कि बास्टर से भिड़ना रिस्की है, लेकिन जॉनी बताता है कि पूरा प्लान सेट है। अब प्लान की शुरुआत होती है बास्टर के कैसीनो के मेन डोर से। कार्बाइन और जॉनी अंदर जाते हैं। कार्बाइन अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है, ये सब हमारा हो सकता है। तभी टीके गेम खेलने लग जाता है, लेकिन हार कर वो पावर यूज करने लगता है। तभी घोस्ट उसे रोक देता है। तभी अब उधर बास्टर और प्रिक्टोरियन को VIP रूम में देखते हैं और उनसे मिलने मिडिल ईस्ट से कुछ गेस्ट आ रहे होते हैं। इसके बाद कैसी और जॉनी उस मेंशन का 3D मॉडल देखते हैं जो कैसी ने बनाया था, और घोस्ट यहाँ पर हैरान होता है कि पावर सेंसर ने उसे कैसे नहीं पकड़ा। तभी कैसी बताती है कि जब वो किसी को छूती है तो वो उसका माइंड पढ़ लेती है, और वो भी बिना सेंसर को पता चले। कार्बाइन कहता है कि मेन फ्लोर में स्टैंडर्ड सेंसर है, लेकिन असली खतरा VIP रूम से जुड़े अंडरग्राउंड कॉरिडोर में है जहाँ पर पावर सप्रेशन सिस्टम है, और अगर कोई पावर यूज करता है तो यूनिट ऑन हो जाती है। तभी वो लोग सिस्टम डीएक्टिवेट करने के लिए घोस्ट को भेजना चाहते हैं, लेकिन वो डरता है कि वो शायद रास्ता भटक सकता है। अब जॉनी को याद आता है कि जब कोई नया सुपर विलेन रजिस्टर होता है तो सिस्टम को अपडेट किया जाता है और उसी दौरान रिबूट भी होता है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप बनते हैं, कार्बाइन, टीके, फोरकास्ट, डीजल ब्रदर्स, कैसी और घोस्ट और जॉनी सभी एक साथ टोस्ट करते हैं। और जॉनी बताता है कि उसने सबके लिए एक नए आउटफिट्स बनवाए हैं। अब ग्लैडिएटर यहाँ पर मना कर देता है। इसके बाद जॉनी और कैसी बीच पर अकेले चलते हैं। जॉनी कहता है कि उसने सबसे बड़ी बेवकूफी की थी कैसी को छोड़ के, और वो एक बैनर दिखाता है आई एम सॉरी का, और यहाँ पर दोनों का एक रोमांटिक किस होता है। लेकिन जैसे ही जॉनी सोता है कैसी एयरपोर्ट पहुँचती है। वो कहती है कि ये प्लान बहुत रिस्की है और वो फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहती, और इसके बाद वो जॉनी का कॉल काट देती है। अब दोस्तों यहाँ पर असली एक्शन शुरू होने वाला होता है।
है। जॉनी, ठीक है, कारमाइन और फोरकास्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कैसी जा चुकी है। वो एक छोटा सा सुरंग बनाकर अंडरग्राउंड पहुंचते हैं, लेकिन अलार्म बज उठता है और वो अब पावर यूज नहीं कर सकते। तभी कई निंजाज वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जॉनी गलती से अपनी पावर यूज कर देता है, जिससे गन एक्टिवेट हो जाती है और कारमाइन सब पर फायर करता है और तभी जॉनी सिस्टम अपडेट स्टार्ट करता है। अब सभी की पावर वापस आ जाती है। उधर दूसरी तरफ कैसी को प्रिक्टोरियन और बास्टर पकड़ लेते हैं। प्रिक्टोरियन उसे पहचान जाता है उसकी पुरानी हरकतों से और तभी हम देखते हैं कि बाकी सब पहुंचते हैं वॉल्ट की ओर और तभी फोरकास्ट बर्फ गिराता है, जिससे दरवाजा जम जाता है और सैमी उन्हें मेटलिक आर्म से खोल देता है और वो सब नीचे की ओर कूदते हैं। अब एफ दीवार में देखता है कि कितने गार्ड्स हैं, लेकिन वहाँ पर एक और ट्रैप होता है, एक लेजर जो सिर्फ मैट्स को पहचानता है और वो बाकियों को काट सकता है और एक बटन है कॉरिडोर के अंत में। तभी सैमी और रॉडी उसे दबाने के लिए दौड़ते हैं। अब लेजर उन्हें काटता है, लेकिन दोनों वापस से रीजनरेट हो जाते हैं और फिर आखिरकार सैमी बटन दबा देता है। अब इसके बाद कारमाइन अपने हीट गन से दरवाजे पिघला देता है और सभी गोल्ड से भरे ब्रीफकेस तक पहुंचते हैं। कारमाइन कहता है कि सिस्टम जल्द ही रीस्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद सभी जल्दी से निकलने लगते हैं। तभी टीके कहता है कि अब इस पैसे से वे अपने परिवार को एशिया घुमाने ले जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ हिस्ट प्लान का अंत होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब ग्लैडिएटर भी सबके साथ भाग रहा होता है, लेकिन तभी प्रेक्टोरियन वहाँ पर आ जाता है और फिर सबका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो भी। तभी बास्टर्ड पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बोलना शुरू करता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ये सब करके बच जाओगे? जब तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी मुझसे चोरी करने की हिम्मत की। अब जॉनी बिना डरे हुए जवाब देता है, अब तू बूढ़ा हो चुका है और हमें रोक नहीं सकता। और दोस्तों, ये सुनते ही बास्टर्ड आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी पावर सप्रेशन सिस्टम रिबूट हो जाता है और बास्टर्ड प्रिक्टोरियन से कहता है, अब इन सबको खत्म कर दो। जॉनी तुरंत ग्लैडिएटर से कहता है, अब तेरी बारी है इस प्रिक्टोरियन को संभालने की। लेकिन ग्लैडिएटर बिल्कुल शांत खड़ा होता है और प्रिक्टोरियन जॉनी को एक जोरदार घुसा मारता है। अब बिना पावर्स के भी प्रिक्टोरियन सबको धीरे धीरे मारने लगता है। वो सबको हराकर कहता है, तुम सब बिना पावर्स के कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी ग्लैडिएटर को लगता है कि अब बहुत हो गया और वो प्रिक्टोरियन को देखता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना गिर गया है और बास्टर्ड का बॉडीगार्ड बन गया है। तभी प्रिक्टोरियन उस पर हमला करता है, लेकिन ग्लैडिएटर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी असली पहचान दिखाता है, जिससे प्रिक्टोरियन डर जाता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ग्लैडिएटर उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर निकलता है और वो उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक देता है। अब प्रिक्टोरियन के गिरते ही कारमाइन पूछता है, क्या ये मर गया? जॉनी कहता है, तू इसे मारने वाला नहीं था, हम कभी किसी को नहीं मारते। अब ग्लैडिएटर थोड़ा हंसते हुए कहता है, सिर्फ थोड़ा ब्रेन डैमेज हुआ है। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि जॉनी नाव पर होता है और कैसी उसे दूर से हाथ हिलाकर बुलाती है। जब जॉनी चढ़ता है तो कैसी उसे गले से लगा लेती है। तभी कारमाइन कहता है, अब जल्दी भागो यहाँ से, और फिर सारे नाव पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। इसके बाद घोस्ट कैसी से कहता है, यार तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है, ये सब जो तुमने किया। अब इसके बाद ग्लैडिएटर स्माइल करता है और फिर कारमाइन कहता है, तूने सारे रूल्स फॉलो किए और तू एक शानदार सुपर विलन है। अब दोस्तों, इसके बाद जॉनी कैसी से कहता है, तू ही अकेली थी जो ये सब अपने दोस्तों के साथ कर पाई। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं, आई लव यू। फिर कैसी कहती है, अब हम रिटायर हो सकते हैं। और फिर जॉनी यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल। और इसके बाद टीके, फोरकास्ट, डीजल ब्रदर्स और बाकी सब खुशी से जश्न मनाते हैं। और फिर तभी हम एक साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ फिलीपींस के एक कैसीनो में कारमाइन अपने $100 मिलियन की कर्ज की रकम चुका चुका है और वो अपनी जीवन मजे से जी रहा है। टीके अपने परिवार को ईस्ट एशिया की ट्रिप पर ले गया है। फोरकास्ट ने अपना पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट कर दिया है। घोस्ट ने ग्रीक सरकार पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालकर वहाँ की आर्थिक मंदी में बहुत सारी जमीन खरीद ली और रॉडी ने अपने सारे पैसे एक 4 डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट में लगा दिए, जिससे साबित हुआ कि उसकी टाइम मशीन कोई मजाक नहीं थी और उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से असली डॉक्टरेट डिग्री भी हासिल कर ली थी। और सैमी ने अपना सारा पैसा शराब और औरतों पर उड़ा दिया और ग्लैडिएटर ने अपने पार्टनर को धोखा देने की बात कबूल कर ली और बाद में उससे शादी भी कर ली। पर दोस्तों, जॉनी अभी सोच रहा होता है कि मैट्स के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि मैट्स अभी भी आग के बदले में जल रहा है और उसका पुराना दोस्त टॉमी अब न्यूयॉर्क टाइम में एक राइटर बन चुका था।
जब इलेक्ट्रो बॉय ने टॉम को एक चिट्ठी भेजी जिसमें एक सेल्फी लगी थी और उस फोटो में वही विलन थे जिन्होंने मैट से चोरी की थी, लेकिन उन्होंने सैलमेंडर गैंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और टॉमी ये देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ जॉनी और कैसी अब एक हॉट एयर बैलून की सवारी कर रहे थे। जॉनी नीचे जमीन की ओर इशारा करते हुए पूछता है, हे क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और इस बार वो उसे एक असली रिंग देता है। अब कैसी हंसते हुए कहती है, सोचूंगी लेकिन तुम्हें मिस जरूर करूंगी। और दोस्तों यहीं पर ये शानदार और एडवेंचरर से भरी सुपर क्रूज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों पिछले 3-4 वीक से मेरी कोई भी वीडियो नहीं चल रही और आप लोग अपना जरा भी प्यार नहीं दिखा रहे। एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और ऐसा रिजल्ट मिले तो कोई भी डिमोटिवेट हो जाएगा। आप लोगों की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए और भी जल्दी वीडियो लाता रहूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप मेरी कोई भी रिकैप मिस ना करें। और फिर मिलते हैं एक नई सीरीज और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अलविदा।